हेलो, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक करना है, फॉरवर्ड कर देना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर, ये बाकी जो भी झारखंड में एग्ज़ाम होने वाली है, झारखंड हो, बिहार हो, ये अन्य जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा वीडियो। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बना कर रखिएगा ताकि आपको बारीकी से एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सामान्य विज्ञान के कुछ टॉप 20 MCQ लगाने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही सवाल क्वेश्चंस लेके हम आए हैं और इससे काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा आपका एग्ज़ाम में। पेपर पार्ट थर्ड का डिस्कस करेंगे। पेपर थर्ड में आपका यदि आप लेडीज सुपरवाइजर और जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट थर्ड में आपका जो है यानी पेपर थर्ड में जो है आपका ये जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो है पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू जो है ऑलरेडी हमने करवा चुका हूँ। यदि आप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो नहीं देखें तो जाके इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा। तो प्लेलिस्ट में वहाँ से जाके आप जनरल साइंस का जो क्वेश्चंस हमने कराया वो दोनों वीडियो आप लोगों को जरूर देख लीजिएगा, बेनिफिट होगा। अब जो है पार्ट थर्ड लगाने वाले हैं, स्टूडेंट का डिमांड था। डिमांड के अकॉर्डिंग जो है मैंने एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपका एग्ज़ाम में कारगर साबित होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बना के रखिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट करके और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कोशिश उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कितने स्टूडेंट सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कोबाल्ट सहित विटामिन है। बाय लैंग्वेज में लेके आया हूँ इसलिए क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट होंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोबाल्ट रहित या सहित, रहित नहीं है, सहित विटामिन है। तो इंग्लिश में है कोबाल्ट कनेक्टिंग विटामिन इज। ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक अम्ल और साइनोकोबालिन। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस या मोर देन वन, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। देखिए इससे पहले हम डिस्कस कर चुका हूँ टॉपिक से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड सारा चीज़ हम डिस्कस कर दिया हूँ। फिर भी यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोबाल्ट यानी कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन जो होता है B12 में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन क्या होता है B12, ठीक है। विटामिन B12 जो होते हैं उसमें कोबाल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और यह एक जलीय विलयन होता है। इसका जो लिक्विड होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन जो होता है जेली विलयन जो होता है वो गुलाबी टाइप का होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कोबाल्ट जो होता है कौन सा विटामिन पाया जाता है तो B12 में पाया जाता है, ठीक है। और यह जो B12 होते हैं विटामिन वो जलीय विलयन जलीय विलयन विटामिन होते हैं और इसमें गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। और अक्सर देखा जाता है कि जानवर में जो होते हैं वो अपने आप ये बनता रहता है B12, ठीक है। ऐसे तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया हूँ। इसका रासायनिक नाम, इससे होने वाले कौन कौन सा डिजीज होते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट रहित विटामिन है आपका B12 और B12 का जो रासायनिक नाम है जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं वो है साइनोकोबालिन। तो ऑप्शन नंबर देखिए थायमिन नहीं होगा। थायमिन किसका होता है B1 का होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन इसमें B1 का होता है ये, ठीक है। राइबोफ्लेविन किसका होता है B2 का होता है, ठीक है। फोलिक अम्ल किस में होता है फटाफट दीजिए B11 का फोलिक अम्ल होता है और साइनोकोबालिन होता है B12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए B12 जो होता है उसे हम B12 को ही कोबाल्ट पाया जाता है और ये जलीय विलयन गुलाबी रंग का होता है। जानवर में खुद से ये अपने आप बनता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन।
इससे जो कमी होती है, डिजीज होती है, होने वाली जो रोग होती है वो होता है एनीमिया रोग और पांडु रोग होते हैं। ठीक है, इसे आप दूर कर सकते हैं समय को रहते हुए। आप मांस, कलेजी, दूध नियमित रूप से आप पी सकते हैं। इससे क्या होता है, जो कमियाँ होती है वो उसको आप रोक सकते हैं, दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा धमनी के संबंध में सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही नोटिस कर दिया हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को देख के एक्साइटेड नहीं हो जाइएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर इसी को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में नहीं वर्ड जो है जोड़ा जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर आर्टरी की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा धमनी का। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाता है ना। दिस टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड को क्या करता है, हार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, ये जो शिराएँ होती है, जो प्रत्येक भाग होते हैं बॉडी का, हाथ पैर हो गया, उससे जो होती है ब्लड को वो क्या करती है, हार्ट तक ले जाती है। तो ये तो सही है, ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यह रुधिर को हृदय के पास ले आता है। दिस टेक ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। देखिए ये ब्लड को जो होता है हार्ट तक नहीं ले जाता है, क्योंकि इसका काम नहीं है। किसका काम है, ये हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ब्लड का पहुंचाना सीरा का काम होता है। किसका काम होता है, सीरा का, ना कि धमनी का। क्लियर है, तो ये तो गलत है, इसको हम लोग रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, फिर भी और पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ना है कि हो सकता है कि आपका ऑप्शन एक से ज़्यादा भी गलती हो सकता है। ठीक है, तो सारा चीज़ पढ़ लेना है। इनमें रुधिर अधिक दाब गति से बहता है। ब्लड फ्लो इनसाइड इट विथ हाई प्रेशर एंड स्पीड। तो धमनियाँ जो होती है थोड़ा सा मोटा टाइप का होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होगा लेकिन मोटा टाइप का होगा धमनी। हाथ में देखे होंगे ना, जो हाथ में जो दिखाई देता है एक मोटा टाइप का, ठीक है, वो पतला टाइप का जो दिखाई देता है वो होता है आपका सीरा, और एक होता है धमनी जो मोटा टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें धमनी में। और ये जो होता है ब्लड को जो फ्लो करता है वो क्या करता है, हायर प्रेशर एंड स्पीड से। ठीक है, शरीर के अन्य भागों तक ये पहुंचाने का काम करता है हार्ट से। हार्ट से होकर ये निकलती है और प्रत्येक भाग तक ये पहुंचाता है। इस आर्टरी का काम होता है, हार्ट का, ये धमनी का काम होता है। ठीक, तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसमें कोई कपाट नहीं होता है। इट हैज़ नो एनी वल्व, इसका वल्व की नहीं होता है, कपाट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सीरा में जो होता है वल्व होता है। ध्यान रखिएगा, सीरा यदि आपसे पूछा जाए तो वल्व होता है, लेकिन जो धमनी होती है उसमें वल्व नहीं होता है, कोई कपाट नहीं होता है। तो ये भी सही है आपका, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस मोड, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है। तो आंसर हमने क्या कहा था, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया हो, अभी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बल गुणनफल है, दैट इज जो फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है मास एंड एक्सेलेरेशन। तीसरा नंबर है वेट एंड वेलोसिटी। चौथा नंबर है वेट एंड एक्सेलेरेशन। उपयुक्त में से एक, नॉन ऑफ वन या मोर देन वन। ठीक है, क्या होगा कि बल गुणनफल है, ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में। देखिए बल जो होता है हम लोग जानते हैं, फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, ma पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, F इक्वल टू ma पढ़े होंगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। तो मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और a मतलब होता है एक्सेलेरेशन, स्मॉल a, कैपिटल A यहाँ पर बात होता तो हो जाता आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बट यहाँ पर स्मॉल a का बात हो रहा है, दैट इज एक्सेलेरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, या वेलोसिटी अपॉन द टाइम, दैट इज द एक्सेलेरेशन। ठीक है,
तो फोर्स ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ऑप्शन क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, नहीं, हटा देते हैं ऑप्शन। द्रव्यमान इंटू त्वरण एकदम सही है, आगे देख लेना ऑप्शन और है या नहीं। भार इंटू वेग नहीं, भार इंटू त्वरण नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार का आपको क्या करना है, एकदम बारीकी से देना है। ठीक है, आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि वाष्प उत्सर्जन की दर घट जाती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग दी। तापमान के बढ़ने से टेम्परेचर, वायुयान की गति बढ़ने से स्पीड ऑफ विंड, लाल प्रकाश में रेड लाइट, आर्द्रता बढ़ने से ह्यूमिडिटी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, नॉन ऑफ दिस या मोर देन वन। चलिए इसका आंसर दीजिए। वाष्प उत्सर्जन की दर घट जाती है। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। वाष्प उत्सर्जन की दर घट जाती है किसके कारण, आर्द्रता से बढ़ने से। एकदम सही होगा ऑप्शन नंबर, जो भी टी माइंड में थिंकिंग में सोच कर रखें या कमेंट में कर रहे हैं पासिंग, तो ध्यान रखिए ह्यूमिडिटी यदि बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ता है, तो वाष्पीकरण की दर जो होता है वो घट जाता है, देखे होंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि वाष्पीकरण की दर जो होती है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की जो इंक्रीजिंग होते हैं, यानी वाष्पीकरण की दर यदि बढ़ती है तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि बढ़ते या बढ़ने से, देश देश लिखा है कि बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन या वाष्प उत्सर्जन की जो दर होती है बढ़ती है, जैसे अभी हम डिस्कस किए। ऑन इंक्रीजिंग दी डैश ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजेस, आर्द्रता, तापमान, खनिज, मिट्टी में कमी, इनमें से एक या अधिक। ठीक है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो वाष्प उत्सर्जन की जो दर होगा, ट्रांसपिरेशन की जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, वाष्प उत्सर्जन की दर जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, आर्द्रता यदि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ऑलरेडी क्या होगा, यह डिक्रीज हो जाता है, वो वाष्प उत्सर्जन की जो दर होती है वो घट जाती है यदि ह्यूमिडिटी बढ़ रहा हो, आर्द्रता यदि बढ़ रहा हो। तो ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गलत कथन चुने, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, बिल्कुल सही है। आयोडीन डिफिशियंसी काउजेस गोइट्री, एकदम होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है, जैसे हमने बताया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसमें हमने एक चीज़ और बताया था क्लास में, जो इससे पहले जो क्लास लिए थे, कि B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। ठीक है, और जो आयोडीन की कमी से जो होता है वो कौन सा होता है, घेंगा रोग। घेंगा रोग का कहने का उद्देश्य है कि आप लोग कहीं देखे होंगे किसी व्यक्ति का जो नली होती है, ठीक है, माउथ के नीचे जो नली होती है, श्वास नली जिसको बोलते हैं, उसमें जो होता है इस एक प्रकार का लटकन आपको देखने को मिलेगा, मांस टाइप का। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं घेंगा। क्लियर है, तो ये कहीं ना कहीं आयोडीन, और आयोडीन का ज़्यादा समय सेवन करने से भी आप जो है खतरा में पड़ सकते हैं। आयोडीन का ज़्यादा सेवन करने से आप जो है हाई ब्लड प्रेशर का, हाई जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर का जो है शिकार हो सकते हैं। इसलिए एकदम लिमिट मात्रा में आपको लेना है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन कम भी नहीं लेना है। ठीक है, ये तो सही है। गलत कथन का आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। लोहे की कमी से एनीमिया होता है, यहाँ कह रहा है कि लोहे की कमी से एनीमिया होता है, तो क्या ये सही है, लोहे की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, तो बिल्कुल लोहे में कभी देखता है आयरन डिफिशियंसी काउजेज ऑफ एनीमिया, कभी देखे होंगे लोहे में किसी प्रकार का जंग लगना, वो ऑक्सीजन और वायु में आर्द्रता के कारण होती है। ठीक है, नमी के कारण, तो उसमें एक एनीमिया टाइप का बैठ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइप का। ठीक है, रेड कलर टाइप का, आपको जैसे छुओगे लोहा तो आपको देखना, आपको एनीमिया आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ मेटल इसमें प्रोडक्ट चिपका हुआ है। तो ये तो सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यकता होती नहीं, थायरॉक्सिन
हार्मोन के लिए किसी प्रकार के आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। पेप्टिन प्रोटीन का एक उदाहरण बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत चूज करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन का, क्वेश्चंस पहले पढ़ देते हैं, आंसर दीजिए आप लोग। एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? हु डिस्कवर एंटीबायोटिक? जैसे आपको पता होगा, ठीक है, एंटीबायोटिक कब लेते हैं? जब आप लोगों को बुखार होता होगा, ठीक है, तो डॉक्टर जो है हमेशा एंटीबायोटिक का जो है मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक की खोज किसने किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, रेपर, फ्लेमिंग, लुमेनहॉक, रॉबर्ट कोच, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसका आंसर दीजिए, चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका। एंटीबायोटिक से खोज पूछा गया, ठीक है, नहीं रेपर नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। देखिए रॉबर्ट कोच कैसे होगा, रॉबर्ट कोच कैसे होगा बताइए? गलत है, रॉबर्ट कोच नहीं होगा। रॉबर्ट कोच ये तो आपका रेबीज के टीका का खोज किया था, ठीक है, और रॉबर्ट हुक जो है कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, तो इसको भी हटा दीजिए। फ्लेमिंग नहीं, फ्लेमिंग बहुत सारे फ्लेमिंग लुमेनहॉक नहीं, लुमेनहॉक को हटा दीजिए। फ्लेमिंग हो एकदम सही होगा, एंटीबायोटिक की खोज होगा लुमेनहॉक, फ्लेमिंग हो। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी जो भी करेक्ट मार रहे हैं एकदम सही होगा, फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8, सभी कवक डैश कहे जा सकते हैं? ऑल फंगी कैन बी कॉल्ड एज परपोसी, हाइड्रोट्रोफिक्स, सौपोसी जिसको बोलते हैं यूट्रोपिक्स, मृतपोषी जिसको बोलते हैं सप्रोटोफिक, परजीवी जिसको बोलते हैं पैरासाइटिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए सभी कवक कहे जा सकते हैं, ऑल फंगी कैन बी कॉल्ड एज, क्या हो जाएगा? परपोषी कहलाता है, एकदम सही। क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोफिक्स कहा जाता है इसको, परपोषी कहा जाता है। जब कवक का आ गया तो थोड़ा सा कवक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कवक का आ गया तो कवक में, तो इसका जो आप स्टडी करते हैं, कवक का जब अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले याद रखना कि कवक के अध्ययन को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। माइको ये सी है, ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन का क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। इससे और क्या क्वेश्चन बनता है कि कवक में जो संचित ऊर्जा होती है या भोजन, कवक में संचित जो भोजन होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है, और इसका जो कोशिका भित्ति होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल मतलब कवक का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना रहता है? ये एग्जाम में पूछता है, तो काइटिन का बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। काइटिन का बना होता है कि कवक का सेल वॉल कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो काइटिन का होता है। इससे और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जैसे कवक में देखते होंगे विभिन्न प्रकार का जो प्लानिट में हो उसमें अपना देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आलू का जो अंगमारी रोग होता है वो कवक के कारण ही होता है। गन्ने का जो लाल अक्षय रोग होता है जिसको बोलते हैं रेड रूट ऑफ शुगर कैन, तो रेड रॉट आपको देखने को मिलेगा, है ना, लाल अक्षय जिसको बोलते हैं। गन्ने आप लोग खाते होंगे तो कभी देखे होंगे भी बीच में जो है रेड कलर का आपको दिखाई मिलता है, तो वो कवक के कारण होता है, ठीक है। मूंगफली का टीका रोग जो होता है, टीका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली में जब खाते होंगे तो मूंगफली में देखेंगे कि कहीं कहीं मूंगफली जो होता है बूंदा बूंदा टाइप का दिखता है, वो कवक के कारण होता है, ठीक है। आलू में एक मास्का रोग भी होता है। गेहूं में आपका ढीला स्मिट रोग देखने को मिलेगा। सरसों में सफ़ेद रस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सारा जो होता है कवक के कारण ही होता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। देखिए सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो ही डिस्कस कर दिया था, पिछले क्लास में ही। यदि आप लोग उस वीडियो को यदि देखे होंगे तो फटाफट आंसर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन हम लोग पहले बात किए थे। जल में विटामिन एक्चुअली होता है 2 टाइप का, ठीक है। एक तो होता है
जल में घुलनशील होता है, और दूसरा होता है वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी एंड सी होता है। और बाकी बाद जो होता है, बाकी जो विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील होता है, जैसे ए, डी, ई और के। ये सब जो विटामिन आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है? ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें से जो विटामिन ए जो है उसमें नेत्र, त्वचा और हड्डी और हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है विटामिन ए। ठीक है, और बाकी जो होता है विटामिन बी, विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी से वो हमारे शरीर जो होता है खुद से जो है क्रिएट करता है। ठीक है, और विटामिन डी और के जो होता है संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, और के का यदि बात किया जाए तो विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ए जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। बी होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन के जो है नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि विटामिन का, तो थोड़ा सा बात करते हैं विटामिन क्या होता है। देखिए, विटामिन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? फंक ने किया था, 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक मतलब होता है कार्बनिक, है ना, कंपाउंड होता है जिसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता, परंतु ये शरीर के अपचयन, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रिया के निर्माण के लिए या नियमों के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है। यह रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। इसे हमारे शरीर को क्या करता है? बैलेंस बना कर रखता है, कोई भी किसी प्रकार का डिजीज आने को से रोकता है। ठीक है, तो ऐसे में विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी को हम लोग बांटा गया है, जैसे कि हम लोग बांटे नहीं है, साइंटिफिकल ओरिजिन से ये बांटा गया है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। ठीक है, ये बी का पार्ट था विटामिन बी का। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। विटामिन ए मतलब होता है रेटिनॉल, बी होता है थायमिन, सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी होता है कैल्सिफेरॉल, जिसमें कोई हार्मोन नहीं मात्रा होती है, जिसका हार्मोन मात्रा होता है दैट इज विटामिन डी। ठीक है, ई होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के फ्लोक्लोबिन, दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑल विटामिन। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि वसा डैश और डैश एक एस्टर है। ठीक है, फैट आर एस्टर ऑफ डैश एंड डैश। ठीक है, वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल का, फैटी एंड एसिड एंड एमिनो एसिड का, क्या फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड का है या नहीं? फैटी एसिड एमिनो एसिड का है? नहीं, तो हटा दीजिए इसको। वसीय अम्ल और ग्लाइसरिकल, फैटी एसिड ग्लाइकोल का तो बिल्कुल है, फैट है ना। वसा जो होता है वसीय अम्ल होता है, और ग्लिसरॉल का एक एस्टर होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन वो भी सही हो रहा है यहाँ पर। एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल, एमिनो अम्ल नहीं होता है, वसीय अम्ल होता है, इसको हटा देते हैं इसको। प्रोटीन बस अब नहीं होता, ये तो अलग है, तो ऑप्शन नंबर ई भी हट जाता है, इनमें से हट जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? वसा और विटामिन प्रोटीन के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जब यहाँ पर एक वसा आ रहा है, फैट की बात कर रहा है, तो जैसे कि आपको पता है यह शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है, और यह वसा जो होता है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है, जैसे हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वह इस ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो वह तेल कहलाता है। यानी यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि टेम्परेचर में हो तो वह क्या होता है? वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, फैट। और इससे यदि कम में हो तो वह क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तेल टाइप में होता है। जनरली हम लोग इसे दो भागों में बांटते हैं, है ना, पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10 में संतृप्त और असंतृप्त वसा के बारे में। जनरली 1 ग्राम जो होता है फैट, उसमें 9.3 कैलोरी
किलो कैलोरी ऊर्जा जो है उसमें उत्पन्न होती है। और सामान्यतः वयस्क मनुष्य में यदि एडल्ट पर्सन के बारे में बात की जाए तो 20 से 30% जो होता है ऊर्जा वो फैट से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और इससे कमी से जो होता है कई तरह से बीमारियाँ भी होती है, तो इसलिए वो और ज़्यादा होने से भी जो है मोटापा आपको देखने को मिलेगा। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें वसा के। इसका कई कारण हैं और कई है, जैसे कि शरीर में विभिन्न भागों में यदि चोट लगता है तो उसे बचाता है, यदि पेट रहेगा तो, और पेट नहीं रहेगा तो तुरंत हड्डी में लग जाता है तो इसमें ब्लड का जो है बहाव भी शुरू हो जाता है। और यदि आपका पेट आपका लेवल बना रहेगा तो इसमें आप शरीर के जो है अन्य भागों को चोट लगने से ये बचाता है। तो ये काम है इसका पेट का, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन इज एब्सेंट इन मांस में, दूध में, चावल में, दाल में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटीन इज एब्सेंट इन, प्रोटीन इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है। पहले आपको याद रखना है कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन आपका जो है, प्रोटीन आपको पाया जाता है मांस में, दलिया में, सोयाबीन में, दूध में, ठीक है, आंवला में, ठीक है। तो ये सब में जो है प्रोटीन की अंडा में, ये सारा में चीज़ में जो है प्रोटीन पाया जाता है। जबकि चावल में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो दिया है वो आपका नहीं पाया जाता है। राइस में जो होता है वो आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बाकी मांस में हो या मिल्क में हो या पल्स में हो, दाल में हो, तो इसमें आपका पाया जाता है। लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में यदि प्रोटीन की बात की जाए तो आपका सोयाबीन में और दलिया में, सोयाबीन में आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं, यदि प्रोटीन शब्द यहाँ पर आया तो थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो है जे बेल्जियम ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होते हैं प्रोटीन से ही बना होता है। देखिए, ठीक है, सभी प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। याद रखिएगा, नोट करते रहिएगा पॉइंट। सभी जो प्रोटीन होगा उसमें नाइट्रोजन पाएगा। और मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। इसमें से 10 का जो होता है वो शरीर खुद ही जो है बनाता है और 10 जो है भोजन से प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन यदि आपका सही तरह से आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी जो है फिटनेस होगा। इसमें मुख्य रूप से आप सोयाबीन, मूंगफली में प्रचुर मात्रा में ये इसमें मौजूद होता है, ठीक है। अधिकतर जो कार्यशील महिलाएं होती है, जो कार्यकर ज़्यादातर कार्यरत करती है, कार्य करती है, उसकी जो महिलाएं होती है उसमें कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे में तो प्रोटीन को हम लोग आप लोग को पढ़े होंगे, क्लास 10 में ही स्टडी कर चुके होंगे कि 3 तरह से हो गए, एक सरल प्रोटीन और एक संयुग्म प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन होता है, ठीक है। हालांकि इसका कुछ महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, जैसे होता है ये आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। जैसे हमने पढ़ा भी कि वसा जो होता है कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, तो प्रोटीन भी होता है कि कहीं ना कहीं यदि शरीर में किसी प्रकार का एनर्जी ना मिले तो प्रोटीन यदि आपका शरीर में मौजूद होगा तो वो कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान देता है, ठीक है, करता है। और इससे कमी से जो होता है 2 तरह का रोग होता है, एक होता है एडल्ट में और एक होता है बच्चा में। बच्चे में जो होता है प्रोटीन में कमी से होता है क्वास्किया रोग होता है। देखेंगे आप लोग, हाथ पैर जो होता है सूजन हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। अब मुंडी थोड़ा सा हेवी रहता है लेकिन हाथ पैर जो होता है पतला टाइप का हो जाता है, ये आपको प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। मरमस का जो रोग होता है वो एडल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, एडल्ट में देखने को मिलेगा। तो 2 तरह का ये हमने बात किया अभी, ठीक है। बाकी जो भी आएगा एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक एक चीज़ को नोट करते चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है, बच्चे में क्वास्कियर नामक रोग की कमी से होता है। देखिए, अभी हम अभी डिस्कस किए, ठीक है। इन चिल्ड्रन द डिजीज नेम क्वास्कियर इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए फटाफट, एकदम सिंपल सा है, अभी डिस्कस किए। चलिए आंसर दीजिए फटाफट।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे में क्वास्कियर नामक जो रोग होते हैं वो होता है प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। और यदि एडल्ट में बात किया जाए तो मरमस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, नॉन ऑफ दिस या मोर देन वन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो भी प्रोटीन को आंसर टिक लगा रहे हैं एकदम सही होगा। अभी हम बात की जस्ट, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन, और उसमें से भी लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से ही निर्मित होता है शरीर मनुष्य का। 15% से नीचे जब रहेगा तो आपका देखिएगा फिटनेस आपको बना नहीं रहेगा। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाएगा और यह जटिल कार्बनिक यौगिक भी होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भी जो होता है कि ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, ये भी समय पर, ठीक है। यह शरीर में भोजन संचयक की तरह कार्य करता है। विटामिन सी का निर्माण भी यही करवाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये 3 तरह का होता है, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, जैसे कार्बन का 1 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को 50 से 75% की पूर्ति आपका द्वारा कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। सोचिए 50% से लेकर 75% तक कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए आप लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं देखे होंगे, मैक्सिमम जो आदमी है, हमने तो बोला कि 97%, 3% छोड़ के 97% आदमी जो होता है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे चावल सबके घर में बनता है, तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ब्रेड, रोटी आप लोग खाते होंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसलिए 50 से 75% जो होता है इसी के पूर्ति आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात है, ठीक है। और विटामिन अभी हमने डिस्कस कर दिया। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा? प्रोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस जंतु स्टार्च कहा जाता है? किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एन एनिमल स्टार्च? सुक्रोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, प्रेक्टिन, इनमें से एक या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए 14 का। जंतु स्टार्च कहा जाता है। देखिए सुक्रोज नहीं होगा, गलत आंसर। सेलुलोज तो होगा ही नहीं, सेलुलोज कैसे होगा? सेलुलोज के यहाँ बातें नहीं हो रहा है, सेलुलोज नहीं होगा। सेलुलोज आपका थोड़े हो रहा है, यूकैरियोटिक का बात थोड़े कर रहे हैं, सेल वॉल का नहीं बात कर रहे थे, इसलिए हटा दीजिए इसको। ग्लाइकोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14 का हो जाएगा। जंतु स्टार्च यदि पूछा जाएगा, एनिमल स्टार्च, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में सजीवी और परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। सेरोफिलेटिक एंड प्रेसिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जीवाणु, विषाणु, कवक, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, जब एक से अधिक सवाल ऑप्शन दिखाई दें तो आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि ये ना हो कि पहले ऑप्शन कोई देख के आप टिक लगा के चले जाएं और बाद में पता चला कि एक से ज़्यादा आंसर हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो बेटर होगा। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि सजीवी और परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करता है, तो बैक्टीरिया भी प्राप्त करता है,
लेकिन विषाणु नहीं, वायरस नहीं प्राप्त करता है, फंगी प्राप्त करता है, ठीक है, बैक्टीरिया प्राप्त करता है और फंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी, बहुत ए एंड सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर बात होता है कि बैक्टीरिया और वायरस। तो बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है, जैसे टिटनेस, ये सब बैक्टीरिया बीमारी होती है, बैक्टीरिया के कारण टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया जिसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, हाथ ज्वर हो गया, कांख हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, निमोनिया, कोड़, गिनोनिया, सिल्फिस, ये सब क्या बैक्टीरिया रहित है, ठीक है। सभी को अलग अलग जो होता है नाम है, ठीक है, लक्षण अलग अलग होता है। और वायरस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विषाणु, जैसे आपका डेंगू ज्वर होता है, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक जिसको हम स्मॉल पॉक्स होते हैं, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, ग्लासियर होता है, खासरा होता है, ग्लूकोम होता है, ट्रकोमा होता है, रेबीज होता है, हैप्रिज होता है, हेपेटाइट होता है, पीलिया होता है। ये सारा जो होता है वायरस के कारण होता है, वायरस जनित एक रोग होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मम्पस बोलते हैं। वायरस का एक अलग नाम होता है विषाणु और मम्पस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और कवक तो अभी डिस्कस कर दिया हूँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और सी। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, ईस्ट का, अमीबा का, पेनिसिलिन का, पैरामीसियम का, इनमें से नहीं एक से अधिक। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, यदि अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग फटाफट मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, गोबर पर उगने या उगने क्या है, गोबर पर उगने वाला कवक को कहा जाता है, द फंगी व्हिच ग्रो ऑन डूंग इज कॉल्ड, डूंग होता है गोबर, ठीक है। तो गोबर पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं, कीरोथोफेनिल, क्रोफोफिलिस, ह्यूमिनिकोलस, फिजिकोल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोफोफिलिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या कहा जाते हैं, ठीक है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेल, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। टिश्यू नहीं बोलते हैं इसको, अंग भी नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम भी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल, जिसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसी को बोलते हैं सेल। और सेल क्या होता है, हमारी जो बॉडी होता है छोटी छोटी सेलों से निर्मित होता है। यदि आप लोग घर भी देखोगे, घर जो बनाया जाता है ईंटा बालू पत्थर, वो एक प्रकार का सेल तरह से काम करता है, सेल की तरह ही काम ये करता है और जाके एक मकान का निर्माण करता है, एक भवन का निर्माण करता है। तो ये क्या होता है, सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यदि इसका स्टडी के बारे में पूछा जाए कि सेल के स्टडी को क्या करते हैं, सेल के स्टडी को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं इसको, स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो है शब्द का प्रयोग, कोशिका का शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज के जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ये कोशिका का नाम दिया था सबसे पहले, खोजा नहीं था, ठीक है, नाम दिया था, ठीक है। और खोजा किसने था, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नाम दिया था 1665 में, कब दिया था, 1665 ईस्वी में इसका नाम दिया था। क्लियर। और इसमें बात होता है कि लॉन्गेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है शॉर्टेस्ट और एक होता है बिगेस्ट। तो यदि आपसे लॉन्गेस्ट में बात की जाए, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो नर्वस सिस्टम होगा, तंत्रिका तंत्र,
यदि स्मॉलेस्ट सेल के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम होता है, जिसका वजन जो होता है मात्र 0.1 माइक्रोन का होता है, ठीक है। और सबसे लेंथ में पूछेगा, लंबाई में पूछेगा, लॉन्गेस्ट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम हो जाएगा। और यदि आपका बिगेस्ट पूछेगा, सबसे बड़ा कोशिका ही पूछेगा तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच ईग, जिसको बोलते हैं शत्रुमुख के अंडा, जिसका वजन जो होता है 170 mm का होता है, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल जो है, जैसे कोशिका का अंदर जो हम प्रिंसिपल जानते हैं क्या क्या होता है इसमें, तो उसका प्रतिपादन किया था स्लाइड एंड स्वान ने किया था 1838 से 1839 में, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में सेवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। सेवालों की कोशिका भित्ति पूछ रहा है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ सेलुलोज, सुब्रीन, क्यूटिन, काइटिन, इनमें से नहीं एक से अधिक। तो सेवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो सेवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, नहीं मालूम है क्या, कैसे काम चलेगा बताइए। सेवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और सेवाल क्या होता है पता है, यूकैरियोटिक में आता है, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में आता है। इसका कुछ टाइप है, ये आप बोलेंगे सर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है, तो ये सेल का ही टाइप है। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया जनित होता है, यूकैरियोटिक में होता है आपका सेवाल वोल आएगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक होता है सेवाल, तो सेवाल का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक का सेल वाल कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है आपका सेवाल, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेवाल क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग नदी में देखे होंगे, नदी में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, या फिर पानी जहाँ इकट्ठा होता है तालाब में भी देखे होंगे, जहाँ ज़्यादातर जहाँ पर आप लोग स्नान करते हैं या कपड़ा पर धोते हैं तो वहाँ पर ये होता है एक सेल टाइप का बैठ जाता है, तो वो उसको हम बोलते हैं सेवाल करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है सेवाल, ठीक है। आप यहाँ पर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछता है कि सेवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेवालों को जो स्टडी करते हैं, ठीक है, सेवालों को जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो सेवालों के स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी कहते हैं। सेवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से रखिएगा याद, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ लाभदायक सेवाल भी होता है, ऐसे बात नहीं कि सब कोई बेकार ही होता है, लाभदायक भी होता है। जैसे सेवाल में से यदि आप बात करेंगे तो फोरफायरा जैसे होता है, या अल्बा सरगासन, या लेमिनियरिया, या नास्टॉक, ये सब भोजन के रूप में आप लोग खाते होंगे। आयोडीन बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो है लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक लोनिया। तो ये सब जो होता है ये आयोडीन बनाने में भी काम में आता है। तो कुछ सेवाल जो होता है वो आयोडीन बनाने में भी काम आता है, और कुछ सेवाल जो होता है वो आपका भोजन के रूप में भी प्रयोग होता है, ठीक है। एक होता है केलोरेला नामक सेवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्रा को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। कहने का उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष यान में आप लोग देखे होंगे, जब अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अंतरिक्ष यान जो भी जाते हैं अंतरिक्ष यात्रा में, तो वो जो होता है उसे खाने के लिए केलोरेला लेके जाते हैं, ठीक है। केलोरेला उगा देते हैं और ये एक प्रकार का सेवाल होता है जिससे प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है, उसे जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है, ठीक। तो इतना आपको याद रखना है।
आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। हु डिस्कवर ए लिविंग सेल इज रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रूडोल्फ विर्ची, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा ल्यूमेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक का जहाँ तक बात है तो ये क्या किया था, कोशिका का शब्द का प्रयोग दिया था सबसे पहले। कोशिका शब्द का सबसे पहले इन्होंने बताया था कि कोशिका ये होता है या कोशिका ये होता है। ठीक, तो कोशिका का नाम दिया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्या किया था, नाम दिया था। और यह अंग्रेज का साइंटिस्ट था और इन्होंने 1665 में ही इसका नाम दिया था। ठीक है, कि ये होता है। और जबकि जीवित जो लिविंग सेल होता है वो ल्यूमेनहॉक ने ही इसका क्या किया था, डिस्कवर किया था, खोज किया था। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों को डिमांड रहेगा, आप लोगों को यदि और भी ऐसे इस प्रकार से चाहिए क्लास, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार का पार्ट बाय पार्ट आपको तक जो है पहुँचाए, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है अच्छी तरह से हो सके और आप जो है एक अच्छी जगह तक पहुंच पाए, एक मुकाम तक पहुंच पाए जो आपका टारगेट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।